डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर NMDCAT 2024 ये हमारे साथ जो पेपर है कोड बी, ठीक है। अब इसमें केमिस्ट्री पार्ट में MCQ नंबर 69 के विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। अब इस MCQs में आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट है क्या चीज़। तो इसी बिना पे मुख्तलिफ मॉलिक्यूल दिए गए हैं। एक है BF3, दूसरा B नंबर ऑप्शन है NF3, C नंबर ऑप्शन है अमोनिया और D नंबर ऑप्शन है वाटर। अब स्टूडेंट्स, इधर मैंने इन तमाम के स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं। BF3 चूँकि ग्रुप नंबर 3 में है, इसके आखिरी शेल में क्या है, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके डाइपोल मोमेंट को जानने के लिए आपको विस्पर थ्योरी के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर होते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब चूँकि इसका स्ट्रक्चर जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर है, अमोनिया का स्ट्रक्चर जो है ये ट्राइगोनल पिरामिड है और वाटर का शेप जो है ये V शेप है या बेंड शेप है। अब इन स्ट्रक्चर के बिना पे अगर हम बोरान ले लें तो बोरान चूँकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इधर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, फ्लोरीन पे नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है। तो डाइपोल मोमेंट हमें पता है कि ये इसका डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू वर्ल्ड नेगेटिव है, ठीक है, विद द क्रॉस टेल। इसी तरह ये फ्रॉम पॉजिटिव टू वर्ल्ड नेगेटिव विद द क्रॉस टेल और ये भी फ्रॉम पॉजिटिव टू वर्ल्ड नेगेटिव है, फ्रॉम पॉजिटिव टू वर्ल्ड नेगेटिव विद द क्रॉस टेल। ये टोटल डाइपोल मोमेंट है। अब स्टूडेंट्स, ये जो है ये दोनों ये वाले, ठीक है, ये नेट इसका मैग्नीट्यूड अगर हम जमा करें तो ये नेट इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, डाउनवर्ड है। और इसका मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ये बॉन्ड जो है इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, ये अपवर्ड है। सो बोथ विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ वन अनदर। तो इसी के थ्रू इसका डाइपोल मूल BF3 का जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट हम डिनोट करते हैं म्यू पे, ये बराबर है 0d/0d। तो ऑप्शन तो हमारे साथ स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है ये हमने मालूम किया कि BF3 का जो डाइपोल मोमेंट है ये क्या है, 0 डाइपोल मोमेंट है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है ये BF3 है। अब अगर स्टूडेंट्स ये भी आप जानना चाहें तो ये इसका पिरामिड शेप है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। तो इसका डाइपोल मोमेंट फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव। तो ये डाइपोल मोमेंट जो है ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट जो है ये 0d नहीं है, ये इसका सम डाइपोल मोमेंट इसका है 0 नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है 0 के। वाटर का अगर स्टूडेंट हम ले लें तो वाटर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, नॉन पे इलेक्ट्रॉन है, V शेप है, तो ये भी पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन भी पार्शियल पॉजिटिव है। तो एक का डाइपोल मोमेंट इस तरफ है और दूसरे का डाइपोल मोमेंट मतलब एक का इसी तरफ है और दूसरे का इसी तरफ है। तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। जब अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है तो ये एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं करेंगे। तो इसी का वाटर का भी डाइपोल मोमेंट जो है ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। तो आंसर तो पहले भी हम जान चुके हैं, वो इन तमाम मॉलिक्यूल में NF3 का भी सेम टू सेम अमोनिया मॉलिक्यूल के तरह शेप है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो ऑप्शन स्टूडेंट हम जान गए हैं कि ये क्या है, ये BF3 है। तो इस मॉलिक्यूल का इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर A। डियर स्टूडेंट्स, NMDCAT 2024 केमिस्ट्री सेक्शन MCQs नंबर 70, ठीक है, कि द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल n sp2 हाइब्रिडाइजेशन s। अब स्टूडेंट्स, मैंने ये डायग्राम ड्रा किया है। इस डायग्राम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इसमें 3 हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि मैंने ये ग्रीन पे शो किए हैं, ठीक है। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। लेकिन दूसरा जो रेड पे मैंने शो किया हुआ है ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल MCQ दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स कि द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये रेड कौन सा ऑर्बिटल है स्टूडेंट्स, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है NsP2 हाइब्रिडाइजेशन s। ये कौन से प्लेन में है, इसके लिए स्टूडेंट्स मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर A
इन द सेम प्लेन, ये भी उसी के साथ सेम प्लेन में है, या आउट ऑफ द प्लेन है, प्लेन से बाहर है। इसके अलावा पैरेलल टू sp2 ऑर्बिटल्स, इस sp2 ऑर्बिटल के साथ पैरेलल है, या परपेंडिकुलर टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स इसके लिए ये बात ध्यान में रख लें कि फॉर एग्जांपल ये क्लिपबोर्ड जो है ये क्या है, ये प्लेन है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, लेकिन जो दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया है, फॉर एग्जांपल ये स्टिक जो है ये इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। परपेंडिकुलर भी आ सकता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा परपेंडिकुलर की जगह राइट एंगल भी आ सकता है, क्या, राइट एंगल, या एक 90 डिग्री एंगल, एक 90 डिग्री एंगल ये इसी तरह ये कौन सा एंगल स्टूडेंट, ये 90 डिग्री है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है कि अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कौन सा एंगल बनाता है, राइट एंगल, परपेंडिकुलर या 90 डिग्री, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारे साथ कौन सा हो गया, करेक्ट ऑप्शन के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो है ये परपेंडिकुलर टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो हम सर्कल करेंगे स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट NMDCAT 2024 केमिस्ट्री पार्ट MCQs नंबर 71, ये है कि 76 स्टार इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल, डैश पास्कल, ठीक है। पास्कल जो है स्टूडेंट्स ये प्रेशर का SI यूनिट है, ठीक है। टार जो है ये प्रेशर मालूम किया था एक साइंसदान ने, और इसने उसका नाम था टारिसिनी, और ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो इसने प्रेशर मालूम किया था। इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए वो था बैरोमीटर, ठीक है। तो इसी वजह से टार जो है ये इसी नाम से मशहूर है। अच्छा, तो 760 टार कितने पास्कल के बराबर है? तो स्टूडेंट्स इसके लिए ये स्केल जहन में रखें, ये वाला कि 1 ATM बराबर है 760 टार के, 760 टार बराबर है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये भी अगर आप बैरोमीटर का जो बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो है उसका डायग्राम आप देख लें तो ये खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। 760 mm मीन मिलीमीटर ऑफ Hg मीन मरकरी, ठीक है। Hg क्या है स्टूडेंट्स, ये है मरकरी, क्योंकि मरकरी का लेटर नेम है हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। तो इसका सिंबल क्या हुआ, Hg। तो ये बराबर है। अब ये भी ध्यान में रखें स्टूडेंट्स कि ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, ये दोनों सही हो गया। और ये फिर बराबर है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। इसके अलावा ये फिर बराबर है, ये सिंपली इसी तरह नोट करें, 10, 13, 25 मतलब 10, 13, 25 पास्कल्स। तो ठीक है, ऑप्शन तो हमारे साथ क्लियर हो गया कि ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ कौन सा है कि ये 760 टार बराबर है 10, 13, 25 पास्कल्स के। तो ये तो हम सर्कल करेंगे स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन ये फर्दर ज़हन में रखें स्टूडेंट्स जानने के लिए कि ये पास्कल फिर बराबर है 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये भी ज़हन में रखें कि ये दोनों चीज़ जो है ये सिस्टम इंटरनेशनल प्रेशर का यूनिट है, ठीक है, ये दोनों, और ये भी क्या है, सेम यूनिट है। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों आता है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रेशर बराबर है, या प्रेशर का डेफिनेशन आप यूँ लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो इसी तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं लिख सकते तो ये मीटर स्क्वायर ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा -2। तो इसकी जगह ये भी आ सकता है, ठीक है। तो अब करेक्ट ऑप्शन तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बता दिया कि इसमें 760 टार जो है ये बराबर है 10, 13, 25 पास्कल या 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सिर्फ ये अगर ये स्किल आपको याद हो या अगर याद ना हो तो ये जहन में रख ले। तो इसी तरह के जो MCQs है स्टूडेंट्स ये आपको ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट NMDCAT 2024 कोड बी पेपर
MCQ नंबर 72 कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय थर्मली डिकम्पोजिंग 10 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट। रिक्वायर्ड डेटा जो है मास मालूम करना है ग्राम में किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और वैल्यू जो दिया गया है मोल्स में, और किसका दिया गया है, जिंक कार्बोनेट में। अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज में बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें नहीं दिया गया है, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिंक कार्बोनेट का, फॉर एग्जांपल ये है हमारे साथ जिंक कार्बोनेट, जब हम इसको थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब फर्दर इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए आप सिंपली रेशो मेथड जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और रेशो मेथड में चूंकि आप ले लेंगे, आप इस तरह करेंगे कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक तरफ आप ले लेंगे जिंक कार्बोनेट, मतलब जिसका बात किया हो आप उसी को ही ले लेंगे, ठीक है। बात इधर जिंक कार्बोनेट का क्या है तो मैंने इधर क्या लिया है, जिंक कार्बोनेट। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्लूड है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेंगे दूसरी तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि जिंक ऑक्साइड की बात नहीं हुई है तो आप इसको ना लें, ठीक है, इसको आप स्किप करें। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिंक कार्बोनेट में इधर कोएफिशिएंट क्या है, कोई चीज नहीं है तो इट मीन 1 कोएफिशिएंट है, और हमें पता है कि कोएफिशिएंट शोज द नंबर ऑफ मोल। चूंकि कोएफिशिएंट 1 है तो इधर अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट कितना है, 1 है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कोएफिशिएंट भी कोई नहीं लिखा है तो इधर हम ले लेंगे 1, ठीक है। जब कोई चीज ना हो तो इट मीन 1 मोल है। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज इट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब न्यूमेरिकल के थ्रू दिया गया है 10 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट, तो आप नीचे लिख लेंगे 10 मोल, किसके नीचे, जिंक कार्बोनेट के। तो अगर जिंक कार्बोनेट 10 मोल्स हो गया तो ये हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स प्रोड्यूस करेंगे, तो हम इधर ले लेंगे x, क्योंकि ये नामालूम है तो नामालूम के नीचे हम लिखेंगे x। अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ तो 1x हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ तो ये मतलब ये आ जाएगा हमारे साथ x इज इक्वल टू 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इस मोल 10 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट को हमने तब्दील किया मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम चेंज करेंगे किस में, ग्राम में, क्योंकि पूछा गया है कि ग्राम मालूम करें किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो अब हमें पता है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसी तरह ये ले लेंगे कि एज वी नो दैट मोल बराबर है, सिंपल फार्मूला है, मोल बराबर है मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। ये मास इन ग्राम फाइंड करना है तो मोल के नीचे 1 है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप इसी तरह लिख ले कि मास इन ग्राम, मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोल कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 10 मोल है, तो मोल की जगह आप लिख ले 10, और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप इधर भी लिख सकते हैं। कार्बन 1 है, इसका एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन 2 है और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है, और 16 है तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये आ जाएगा 32, तो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारे साथ 44 ग्राम पर मोल। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली ये आ जाएगा हमारे साथ 440 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसी ऑप्शन में नंबर ए है 320, तो 320 नहीं है। नंबर बी जो है ये है 360, तो ये भी नहीं है। नंबर सी है 400, ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ स्टूडेंट्स डी नंबर ऑप्शन जो है 440, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं सर्कल करूंगा ऑप्शन नंबर सी जो है ये, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्टूडेंट MDK 2024 कोड बी पेपर
इसका केमिस्ट्री सेक्शन MCQs नंबर 73 ये है कि मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज। स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख लें कि ये जितने भी MCQs हैं तकरीबन 4-5 MCQs है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब ये सिंपली इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा स्टडी करते हैं तो ये चीज़ें आपके खुद ब खुद आपके जहन में आ जाएंगे, ठीक है। तो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन पहले ये सीख ले कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है या मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। तो ये मैं आपको वैसे डिफाइन कर देता हूँ कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ वाटर कंप्लीटली इनटू वेपर, इसको कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। अब चूंकि वीडियो तो हमें भी ये पता है कि वाटर का मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लिक्विड के मुनासिबत से ज़्यादा है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, ठीक है। अब ये वीडियो स्टूडेंट्स मुख्तलिफ ऑप्शन में जो वीडियोज़ हैं ये बिल्कुल सेम है, ये ठीक है 40.7 है, तमाम में 40.7 है, लेकिन यूनिट जो है ये चेंज है, ये बदल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है कैलोरी पर मोल, यह है जॉल पर मोल, और इधर है किलो कैलोरी पर मोल, और डी नंबर ऑप्शन में है 40 मतलब किलो जॉल पर मोल है, क्या है केजी मीन किलो जॉल पर मोल है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों का स्टडी है तो आप इजीली इसको हल कर सकते हैं विद इन सेकेंड। तो ये मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो है ये हमारे साथ है 40.7 किलो जॉल पर मोल, इतना हीट किलो जॉल में रिक्वायर्ड है 1 मोल ऑफ वाटर के लिए। तो इस MCQs के लिए स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी के ये अमाउंट ऑफ हीट मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर क्या है 40.7 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स MCQ नंबर 74 के द डिस्टिलेशन अंडर वेरी रिड्यूस्ड प्रेशर। तो बजाय है स्टूडेंट्स रिड्यूस मीन कम, वही डिस्टिलेशन भी जहन में रख ले स्टूडेंट्स कि ये एक्सप्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। कि मतलब एक मिक्सचर अगर आपने सेपरेट करने हैं तो उस मिक्सचर में जितने भी प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं उन प्रोडक्ट्स के बॉइलिंग पॉइंट के तफरीक की वजह से, मतलब डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ये क्या होते हैं, ये सेपरेट होते हैं। तो अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं कम प्रेशर पे, ठीक है, ये भी आप लोगों की बुक में है, इसमें ब्रैकेट में ये चीज़ दिया गया है कि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, इसको कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसको क्या कहते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो ऑप्शन तो मेरे साथ ऑप्शन नंबर डी जो है ये मैं क्लिक कर देता हूँ। ऑप्शन ये हुआ कि रिड्यूस प्रेशर में, कम प्रेशर में जब हम डिस्टिलेशन करते हैं, ये एक सेपरेशन प्रोसेस है, इसको कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। और फिर इसके मुख्तलिफ एडवांटेज भी है। एक ये है कि ये अवॉइड थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर रिड्यूस प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो मॉलिक्यूल का जो थर्मल डिकम्पोजिशन, मॉलिक्यूल को थर्मली डिकम्पोज नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये डिक्रीज टाइम फॉर डिस्टिलेशन, ये क्या है, टाइम भी डिक्रीज करता है। और इसके अलावा लो बॉइलिंग पॉइंट पे ये प्रोडक्ट्स सेपरेट होंगे, तो इसी वजह से ये भी ज़हन में रख ले कि इट आल्सो डिक्रीज फ्यूल कंजम्पशन, आपका जो फ्यूल है, ईंधन है, ये भी कम इस्तेमाल होगा। तो ये भी स्टूडेंट्स मुख्तलिफ ऑप्शंस थे। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तो अगर सारी चीज़ों की इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप करते हैं सब, फॉर एग्जाम्पल कोल की, तो इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहते हैं और कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। फ्रेश डिस्टिलेशन फॉर एग्जाम्पल अगर मिक्सचर जो है ये लिक्विड स्टेट में है, ये लिक्विड में फ्रेश डिस्टिलेशन, अगर सॉलिड में है तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। लेकिन अगर इसको हम रिड्यूस प्रेशर पे करते हैं तो इस टाइप ऑफ डिस्टिलेशन को फिर कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम कहते हैं खला को, जब हम प्रेशर को कम करते हैं, हवा को हम निकालते हैं, तो इस खला में जो हम डिस्टिलेशन करते हैं उसको कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये भी स्टूडेंट्स में रख ले कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये आसान MCQs था, कोई इतना मुश्किल इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स MCQ नंबर 75 ये भी ईजी है, ठीक है, कि द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक सॉलिड इज। तो अगर हम देख ले, ये बोरान है, कार्बन है, कॉपर है, कॉपर का लेटर नेम क्यूप्रम है, बाज स्टूडेंट्स इसको कपरम भी कहते हैं। तो अगर आप लोग कपरम कहते हैं, क्यूप्रम कहते हैं, तो इसका सिंबल है कॉपर का Cu और दूसरा है सिलिकॉन।
ठीक है। तो इन तमाम स्टूडेंट्स ये तो बाज़ाहिर है कि कॉपर ट्रांजिशन मेटल है जो कि हाईली कंडक्टिव है, ठीक है। और ये जो है इसका एटॉमिक नंबर 29 है, सॉलिड स्टेट में मौजूद है और मेटेलिक सॉलिड है। तो कॉपर जो है इस ऑप्शन में एग्जांपल आप मेटेलिक सॉलिड जो है ये क्या है, ये कॉपर है, ये क्या है, कॉपर है, ठीक है। बाकी सब तकरीबन नॉन मेटल है, बाकी तकरीबन सब क्या है, नॉन मेटल है। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 76 ये ज़हन में रख लें कि ये क्रिस्टलाइन चैप्टर से ये MCQs दिया गया है कि व्हेन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कंडक्ट करंट इन वन डायरेक्शन बट नॉट थ्रू अदर डायरेक्शन ऑफ द क्रिस्टल दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं, एनोट्रोपिक कहते हैं इसको, एनआइसोट्रोपिक कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं या पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर मैंने कुछ इंट्रोडक्शन इसके बारे में लिखे हैं कि मैग्नीट्यूड एनआइसोट्रोपी किसको कहते हैं, ये चीज़ ये वाला, ठीक है, कि एनआइसोट्रोपी में मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है या क्लीवेज प्लेन है, ये वेरीज मुख्तलिफ होते हैं विद डायरेक्शन। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स में ये फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल तो है नहीं, लेकिन मैं ये बुक को एज एग्जांपल ले लेता हूँ एज अ क्रिस्टल, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिलिका जो है, अब इस सिलिका को अगर आप या और भी अगर आप पहाड़ों में जाए और जो लोग ये चट्टानों को तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये इसका एक अपना तोड़ने का एक अपना प्लेन होता है, ठीक है। वो इस पे हिट करते हैं इस रॉक्स को और वो फिर एक ख़ास प्लेन में क्या होते हैं, वो टूटते हैं, इसको कहते हैं क्लीवेज प्लेन। या अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरे साथ एक क्रिस्टल है, मैं अगर इसको तोड़ता हूँ इस पोजीशन पे, ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, इसको कहते हैं इसका क्लीवेज प्लेन ये है। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं उसको तोड़ता हूँ इसी पोजीशन पे इसी तरह, तो ये ब्रेक मतलब ये इम्पॉसिबल है कि मैं उसको क्या करूँ, ब्रेक करूँ। तो वो प्रॉपर्टी जो एक डायरेक्शन में मुख्तलिफ है दूसरे डायरेक्शन में, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एनआइसोट्रोपी। इसको क्या कहते हैं, एनआइसोट्रोपी। फॉर एग्जांपल और ये एमसीक्यूज के मुनासिबत से कि व्हेन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेफाइट ले लेना, ग्रेफाइट में एक लेयर में कंडक्टिविटी ज़्यादा है और दूसरे लेयर में कंडक्टिविटी क्या है, कम है। तो जो वही प्रॉपर्टी आपके क्रिस्टल जो एक डायरेक्शन में ज़्यादा होते हैं और दूसरे डायरेक्शन में कम होते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एनआइसोट्रोपी। और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के क्या है, इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आइसोट्रोपी है तो ये अमॉर्फस का है, अगर आइसोट्रोपी है तो ये प्रॉपर्टी किसका है, अमॉर्फस का है। लेकिन ट्रू क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी मुख्तलिफ है दूसरे डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं एनआइसोट्रोपी। तो इस एमसीक्यूज के लिए हमारे ऑप्शन जो है ये हो गया एनआइसोट्रोपी। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स ये भी जहन में रख लें। स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 77 ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज द वन दैट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये एमसीक्यूज इस तरह है कि इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा है, ठीक है। और इसके कंफ्यूजन दूर करने के लिए स्टूडेंट्स कुछ बातें जो है ये जहन में रख लें। अब फॉरवर्ड रिएक्शन है तो अगर आप लोग अपना बुक अपने कोर्स का मतलब टेक्स्ट बुक रीड कर ले, कौन सा टॉपिक, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, और खूब पढ़ ले तो ये पॉइंट्स आपके जहन में आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ए ऑप्शन है स्टूडेंट्स के फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब ए स्लो एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। इसके लिए स्टूडेंट्स आप स्किमिंग मेथड इस्तेमाल करें। अब ये ऑप्शन जो है फॉर एग्जांपल पर अगर आप लोग मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सही तरीके से पढ़ ले तो उधर है कि a forward reaction is one that's मतलब ये क्या है, ये गलत है। स्लो की जगह क्या है, फास्ट है। क्या है, फास्ट है। मतलब a forward reaction is one that is fast at the beginning of the reaction। तो ये ऑप्शन हमारे साथ इसको क्या करें, स्किप करें इसको, ठीक है। अब बाकी तकरीबन 3 ऑप्शन हो गए।
सेकंड ऑप्शन को देख ली स्टूडेंट्स के फॉरवर्ड डायरेक्शन इज द वन दैट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। अब ये भी जहन में रख ले स्टूडेंट्स के ये ऑप्शन जो है बी नंबर ये पार्शियली करेक्ट है, ठीक है, टोटली करेक्ट नहीं है, पार्शियली क्यों करेक्ट है? फॉर एग्जाम्पल बट नॉट क्लियरली डिफाइंड डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये ऑप्शन पार्शियली करेक्ट इसी वजह से है, कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो है ये क्लियरली डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इसको डिफाइन नहीं करता है, ठीक है, मतलब रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, सिर्फ मतलब ये लिखा गया है कि रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, डायरेक्शन नहीं लिखा गया है कि लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। और उधर अगर आप लोग टेक्स्ट बुक रीड करें तो ये है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसी वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो डायरेक्शन है ये क्लियरली उसको डिफाइन नहीं करता है, तो इसी वजह से ये ऑप्शन भी हम गलत करते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं स्टूडेंट्स के स्पीड्स ऑफ ग्रेजुअली, तो अगर इस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन आप रीड कर ले सही तरीके से तो ये है स्लो ग्रेजुअली, ये क्या है? स्पीड्स अप नहीं है, ये क्या हो उधर कौन सा ऑप्शन है? फॉरवर्ड डायरेक्शन ये है कि जो रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिएक्टेंट कम होते जाएंगे और इसी वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है ये स्लो अप ग्रेजुअली, स्पीड्स अप नहीं है, तो इसी वजह से ये भी क्या है, ये ऑप्शन भी हम गलत करते हैं, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। लास्ट नंबर ऑप्शन हमारे साथ कौन सा रह गया? ऑप्शन नंबर डी रह गया, टेक्स, तो ये ऑटोमेटिकली ये करेक्ट है, ठीक है, कि टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर डायरेक्शन भी क्लियरली डिफाइन किया है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन ये है कि ये रिएक्टेंट से क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये लेफ्ट से लेकर कहाँ तक है, राइट की तरफ है, तो ये डायरेक्शन भी डिफाइन करता है, क्या डायरेक्शन, क्लियरली ये डिफाइन करता है डायरेक्शन को इन द गिवन केमिकल इक्वेशन। तो अगर ये केमिकल इक्वेशन आप ले लें स्टूडेंट्स, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, तो इसी वजह से हम ये ऑप्शन क्लिक करते हैं ट्रू। फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ये इसी के बिना पर नंबर बी ठीक था, लेकिन वो पार्शियली ठीक था, क्योंकि ये क्लियरली डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन डिफाइन नहीं करता है, और ये ऑप्शन नंबर डी जो है टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये क्लियरली डिफाइन करता है डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, मतलब डायरेक्शन ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे साथ इस एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर डी जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए स्टूडेंट्स आप कोशिश करें कि ये माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन ये आपके टेक्स्ट बुक में है, ये सही तरीके से पढ़ लें, तो स्टूडेंट ये भी जहन में रख लें। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 78 इस तरह है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ NaCl, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 16.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये स्टूडेंट्स पहले से बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान, ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं वाटर, साल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के मुताबिक फाइंड करना है मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? इस सोडियम क्लोराइड के मोल्स, ठीक है, और मास दिया गया है किसका? HCl का। सही है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे साथ मास मोल कन्वर्जन। ये क्या है? कन्वर्जन फैक्टर है मास मोल कन्वर्जन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें पहले आप इस तरह करोगे कि ये मास जो है ये कन्वर्ट करोगे मोल में। अब हमें पता है सिंपल मोल का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। मास इन ग्राम क्या है स्टूडेंट्स? वील फुट करें HCl का, ठीक है, किसका? HCl का, मतलब मोलर मास सिर्फ HCl का लगाना है,
मास इन ग्राम जो कि दिया गया है ये है 16.8 ग्राम, 16.8 ग्राम। और HCl का मोलर मास क्या है? हाइड्रोजन का बस आसानी से ले ले, हाइड्रोजन का मास है 1 और HCl का क्लोरीन का है, Cl का है 35.5। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 36.5। तो ये हो गया 36.5। जो ही आप इसको कैलकुलेटर या वे से आप कर ले, ठीक है, तो इससे आ जाएगा 0.452 राउंड अबाउट। इसी तरह ये हो गया ये मास कन्वर्ट किया हमने मोल्स ऑफ HCl। अब आप हेल्प ले लेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये बात भी जहन में रखोगे जिसकी जिस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की बात हो आप इसी को ले लेंगे, बाकी को आप स्किप करोगे, ठीक है। बात किसकी हो रही है स्टूडेंट? सोडियम क्लोराइड की। तो इधर मैं ले लूंगा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो ये दोनों में ले लूंगा। बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ कोई काम ना रखे, ठीक है, इसको आप रहने दें फॉर सिंप्लीफिकेशन। इधर मैं ले लूंगा स्टूडेंट्स फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये है HCl और उधर प्रोडक्ट साइड पे क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक स्टूडेंट्स ये आप जहन में रख ले कि इधर कोएफिशिएंट कोई भी चीज नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। तो ये भी जहन में रख ले स्टूडेंट्स के कोएफिशिएंट शोज द नंबर ऑफ मोल, कोएफिशिएंट शोज द नंबर ऑफ मोल। चूंकि कोएफिशिएंट इधर 1 है तो इधर ये हो गया 1 मोल। कितना? 1 मोल। सोडियम क्लोराइड के मतलब कोएफिशिएंट कोई भी चीज लिखा नहीं है, 2 3 4 5 नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इधर क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो सोडियम क्लोराइड भी कितना है? 1 मोल है। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl। अब जो मास दिया गया है HCl का वो पहले से हमने कन्वर्ट किया है मोल में, तो इतना मास जो कि हमने मोल में कन्वर्ट किया है ये लिख ले किसके नीचे? HCl के नीचे। मतलब तो 0.452 जो कि आया है 16.8 ग्राम ऑफ HCl से। जब इतना मोल ये मास जब हमने कन्वर्ट किया मोल में, तो इतना मोल हमें NaCl का के कितने प्रोड्यूस करेंगे, जो कि रिक्वायर्ड डेटा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस्ड। तो जो फाइंड करना है इसके नीचे सिंपल रेशो मेथड इस्तेमाल करें, इसके नीचे हम x लिख लेंगे, ठीक है। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 जो है आइडेंटिटी नंबर है वही x आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0.452 b जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 जैसा कि मैंने कह दिया पहले कि 1 क्या है? आइडेंटिटी नंबर है, वही नंबर आपके साथ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.452, तो ये आ जाएगा 0.452 मोल्स ऑफ NaCl। तो इस ऑप्शन को हम देखते हैं। ऑप्शन में स्टूडेंट्स 0.452 किस में है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स, ये मैं सर्कल कर देता हूँ, 0.452 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी स्टूडेंट्स नोट कर ले। डियर स्टूडेंट्स, NMDK 2024 कोड बी पेपर केमिस्ट्री पार्ट MCQ नंबर 79 इस तरह है कि इन द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन द यील्ड ऑफ SO3 मीन सल्फर ट्राइऑक्साइड इज इंक्रीज्ड बाय। अब स्टूडेंट्स पेपर में ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं दिया गया है, मैंने आप लोगों के जानने के लिए ये इधर मेंशन किया है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये भी आप लोगों को आना चाहिए कि जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ये प्रोड्यूस करता है क्या? सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। इधर 2 मोल्स, ये कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, तो कोएफिशिएंट शोज द नंबर ऑफ मोल। 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल। इधर कोएफिशिएंट 1 है तो 1 मोल। इट प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब MCQs के मुताबिक मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं और ये टॉपिक जो है स्टूडेंट्स, बल्कि ये दोनों MCQs, ये 79 नंबर MCQs और 80 नंबर MCQs जो है ये चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम जो लीचेट प्रिंसिपल है उसी टॉपिक से ये दोनों MCQs लिए गए हैं, ठीक है।
अब इस लीचिल्डर प्रिंसिपल के मुताबिक ये सिंपल ये ट्यूब आप जहन में रख लें, और ये ट्यूब जो है इसमें लेट सपोज आप पानी भरते हैं और ये दोनों क्या है, लेवल है, और ये दोनों ट्यूब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर एक तरफ आप पानी डालते हैं तो ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या अगर आप उधर इस राइट ट्यूब में पानी इंक्रीज करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो फिर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फ्रॉम राइट टुवर्ड लेफ्ट, या आप मतलब जिस साइड पे आप पानी कम करते हैं तो हाई लेवल से पानी मूवमेंट करेगा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। ठीक है, तो इसी के मुताबिक ऑप्शन नंबर ए देख ले स्टूडेंट्स के एडिंग अ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट भी ठीक है स्टूडेंट्स, के कैटलिस्ट ठीक है, ये रेट को इंक्रीज करते हैं, ये जेन में रख ले। ये ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये आप जेन में रख ले, ये रेट ऑफ रिएक्शन ये इंक्रीज करता है, लेकिन यील्ड अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड ये इंक्रीज, यील्ड क्या है, यील्ड मीन अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड को इसको इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, तो एडिंग अ कैटलिस्ट जो है ये ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि ये रेट को इंक्रीज करता है लेकिन यील्ड को नहीं करता है, तो इसी वजह से ये ऑप्शन को हम स्किप करते हैं, ये नहीं है। अब बी नंबर ऑप्शन देख ले स्टूडेंट्स, मतलब एडिंग मोर SO2। अब अगर आप SO2 को इंक्रीज करते हैं, लेट सपोज इधर अगर आप लोग SO2 को इंक्रीज करते हैं तो बिल्कुल जाहिर बात है कि इक्विलिब्रियम जो है ये शिफ्ट होता जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और मैक्सिमम सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन तो स्टूडेंट्स ये भी है, लेकिन ये भी आप इस तरह क्लिक ना करें स्टूडेंट्स, आप और ऑप्शन को भी देख ले, और ऑप्शन में ये ना हो कि बोथ बी एंड सी या बोथ ए सी एंड डी वगैरह वगैरह, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसी वजह से मैं और ऑप्शन को भी टच करता हूं। इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख ले, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि हीट इवॉल्व फ्रॉम सिस्टम टुवर्ड सराउंडिंग। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसी वजह से आप टेम्परेचर को इंक्रीज जब करते हो तो ये रिएक्शन जो है ये मतलब ये इट विल शिफ्ट फ्रॉम राइट टुवर्ड लेफ्ट, इक्विलिब्रियम इसी तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये भी सल्फर ट्राइऑक्साइड को इंक्रीज मतलब बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल लोअर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और इसी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ये क्या है, फ्रॉम 400 टुवर्ड 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इसी टेम्परेचर से अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है ये शिफ्ट होगा फ्रॉम राइट टुवर्ड लेफ्ट। तो ये ऑप्शन बी क्या है, सी बी, इसको भी हम स्किप करते हैं, ये भी गलत है। और इसी तरह रिमूविंग ऑक्सीजन को अगर आप लोग रिमूव करते हैं इसी साइड से, ऑक्सीजन को अगर आप लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो इधर इसका अमाउंट लेफ्ट साइड पे इसका अमाउंट कम होंगे, और इक्विलिब्रियम जो है फिर शिफ्ट होगा फ्रॉम राइट टुवर्ड लेफ्ट, और सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो अमाउंट है ये कम होगा फिर। तो इसी वजह से ये रिमूविंग जो है ये भी क्या है, ये गलत है। तो इस एमसीक्यूज के लिए स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे साथ एडिंग मोर SO2। और ये स्टूडेंट्स अगर आप लोग इसी KPK का बुक एक्सरसाइज मतलब KPK टेक्स्ट बुक आप लोग एक्सरसाइज देख ले तो आई थिंक ये बिल्कुल एक्सरसाइज में ये एमसीक्यूज मौजूद है, ये भी और ये भी सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 80 के कंसिडर ये अमोनिया का प्रोडक्शन है और ये एक प्रोसेस है थ्रू हेबर प्रोसेस। इस प्रोसेस में मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब डायरेक्टली कंबाइन होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया। इसके लिए इंथैल्पी चेंज क्या है, -92.46 किलो जूल पर मोल, मतलब ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसलिए इसी वजह से ये लिखा गया है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन मौजूद टेम्परेचर जो है टू प्रोड्यूस अमोनिया ये एक्सोथर्मिक है। तो स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख ले ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, और अगर इसी टेम्परेचर से हम लोग इंक्रीज करते हैं तो फिर रिएक्शन जो है ये क्या होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ जाएगा, अमोनिया ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा फिर। ठीक है, तो अब इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर ये भी बुक में मौजूद है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप लोग इससे ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो अमोनिया जो है ये प्रोड्यूस ज्यादा नहीं अमोनिया ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, ये रिएक्शन फिर शिफ्ट होगा फ्रॉम राइट टुवर्ड लेफ्ट। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा
और अगर आप लोग इसी टेम्परेचर से आप लोग इंक्रीज करते हैं तो फिर मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। और इसी के लिए आप एक सिंपल एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ क्विकलिम। क्विकलिम मीन ये, ठीक है, क्विकलिम। आप अगर चूने को पानी में इसका सोल्यूशन बनाते हैं, ये भी एक्सोथर्मिक है, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन आप कोल्ड वाटर ले ले तो इसका बेस्ट सोल्यूशन प्रोड्यूस होगा मतलब स्लेकलिम जो है CaOH2, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। और अगर आप लोग हॉट वाटर ले लेते हैं या टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फिर जो चूने का सही सोल्यूशन है वो सही प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये बातें आप ज़हन में रख लें कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये शिफ्ट रिएक्शन जो है प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होंगे, रिएक्शन रिवर्सिबल होगा प्रोडक्ट से किसकी तरफ, रिएक्टेंट की तरफ, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 81 के द यूनिट ऑफ KC फॉर द सिस्टम, ये है PCl5। हाँ, ये मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इट प्रोड्यूस PCl3, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन को। इसके लिए मतलब KC का यूनिट क्या है, KC का यूनिट क्या है? तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं लिख लेता हूँ KC। क्या लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स? KC। इसी तरह स्टूडेंट्स, ठीक हुआ। KC इसके लिए मैं लिख लेता हूँ ये इक्वेशन के लिए, ठीक है। ये अब KC जो है आपको ये आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, ठीक है। मतलब KC एज अ रेशो, ये क्या है, रेशो है, फ्रैक्शन है टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप नॉमिनेटर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख लेंगे और डिनोमिनेटर में आप रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन है वो लिख लेंगे। अब कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। अब स्टूडेंट्स डीएम क्यूब की जगह आप लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक डीएम क्यूब बराबर है 1 लीटर के। तो अगर ठीक है स्टूडेंट्स यूनिट डीएम क्यूब में है तो मैं इधर डीएम क्यूब ले लेता हूं। अगर यूनिट लीटर में था तो मैं फिर क्या ले लेता, लीटर। और लीटर और डीएम क्यूब क्या है, ये सेम चीज है, ठीक है, सेम वैल्यू है। तो कंसंट्रेशन इसका अमाउंट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय इस कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। ये ठीक हुआ स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय इसका क्या है, मतलब यूनिट कंसंट्रेशन है तो इसका भी यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। बहुत आसान है स्टूडेंट्स। आप इसको दोनों को क्या कर दें, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे साथ क्या रह गया, इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब। ये इसका यूनिट है। तो इसमें आप देख लेते हैं कि मोल पर डीएम क्यूब कौन सा है, ये डीएम क्यूब पर मोल है, ये नहीं है, ये मोल, ये ऑप्शन बी जो है दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो ये स्टूडेंट ज़हन में रख ले, ठीक है।